जहांगीर संबंधी महत्वपूर्ण तथ्यों की बात हम लोग करेंगे, जिसमें जहांगीर का जीवन परिचय, उसके व्यक्तित्व और कृतित्व संबंधी जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको हम लोग आज इस एक ही वीडियो में देखने का प्रयास किया जाएगा। जहांगीर संबंधी कुछ टॉपिकों पर विस्तार से चर्चा हम लोग पहले ही कर चुके हैं। जहांगीर का जन्म 1569 में हुआ था। इसकी बात हम लोग पहले कर चुके हैं, फिर भी यहाँ रिकॉल कर लेते हैं। 1569 में फतेहपुर सीकरी में जहांगीर का जन्म हुआ था। शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से 1569 में इसका जन्म हुआ था। पिता का नाम हम लोग जानते ही हैं, अकबर। माता का नाम हरखाबाई या हीर कुंवर था। ये आमेर के राजा भारमल की पुत्री थी, यानी आमेर की राजकुमारी थी। मूल नाम अकबर का सलीम था। सलीम शेख चिश्ती के नाम पर इसका नाम सलीम रखा गया था और अकबर इसे शेखू बाबा कहकर, प्यार से शेखू बाबा कहकर पुकारता था, तो अकबर इसे शेखू बाबा बोलता था। सलीम इसका मूल नाम था, लेकिन जब बादशाह बना तब इसने 1605 में बादशाह बना और इस समय इसने अपना नाम, जिस नाम से बादशाह बना वो था मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी नाम से यह बादशाह बना। आगे चलकर इस मोहम्मद शब्द को हटा दिया और इसकी जगह नूरुद्दीन जहांगीर बादशाह गाजी नाम से इसे जाना गया। नूर शब्द से जहांगीर को बहुत ही प्यार है। ये अपनी प्रिय चीज़ों के नामों के आगे नूर शब्द जोड़ता था और यह प्रेरणा इसे भारतीय योगियों से मिली थी। जैसा कि इसने अपनी आत्मकथा तुझ के जहांगीरी में स्वयं स्वीकार किया है। इसकी जो प्रिय पत्नी थी नूरजहां मेहरुनिसा, जिसे इसने नूरमहल और नूरजहां की उपाधि दी। इसके द्वारा कुछ सिक्के चलाए गए जिनके नाम के आगे भी नूर शब्द जोड़ा गया, जैसे नूर अफशा, नूर महली, नूर जहानी जैसे सिक्के इसके नाम से, इसके द्वारा जारी किए गए थे। उन सिक्कों का नाम की शुरुआत नूर से की गई थी। तो नूर शब्द से जो लगाव है जहांगीर का बहुत लगाव है। हालांकि प्रकाश का आध्यात्मिक पक्ष मुगलों ने माना था, अकबर ने भी माना, जहांगीर ने भी माना था। अब जहांगीर का जो मूल नाम सलीम है, बादशाह बनने के बाद जहांगीर बना। शेखू बाबा अकबर इसे पुकारता था। इसकी माता का नाम हरखाबाई हीर कुंवर था। जब इसका जन्म हरखाबाई से हुआ तब इन्हें मरियम उजमानी की उपाधि अकबर द्वारा दी गई। मरियम उजमानी की उपाधि अकबर द्वारा इन्हें दी गई थी। ठीक। अब शाहजादा काल में इसके द्वारा किया गया पहला सैन्य अभियान जिसका नेतृत्व इसके द्वारा किया गया था वो था 1581 में काबुल के विरुद्ध अभियान। 1581 में काबुल के विरुद्ध अभियान। 1581 में काबुल के विरुद्ध अभियान का नेतृत्व पहली दफा सलीम द्वारा किया गया था। बाद में 1599 में इसे मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भी अकबर द्वारा कहा गया था। फिर 1603 में भी अकबर ने इसे मेवाड़ आक्रमण के लिए भेजा था। हालांकि इस आक्रमण के लिए ये गया नहीं था। इसने अपने युवराज काल में अकबर के विरुद्ध विद्रोह भी किया। 1599 में इसने अकबर के विरुद्ध विद्रोह भी किया और इसी विद्रोह के दौरान 1602 में इसके द्वारा अबुल फजल की हत्या कराई गई। अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला द्वारा की गई। वीर सिंह
बुंदेला द्वारा की गई, जो कि जहांगीर के कहने पर उसकी हत्या, अबुल फजल की हत्या किया था। जहांगीर की जो प्रमुख पत्नियां हैं उसकी चर्चा हम लोग पहले एक वीडियो में कर चुके हैं, फिर भी यहाँ उनके नाम की चर्चा हम लोग करेंगे। मानबाई इसकी पहली पत्नी है, जो कि आमेर की राजकुमारी हैं। भानुमति और साहिबे जमाल, साहिबे जमाल, मेहरुनिसा, मेहरुनिसा, ये 4 प्रमुख पत्नियां थी जहांगीर की। मानबाई, इसी से खुसरो का जन्म हुआ था। जहांगीर का जो पुत्र खुसरो है उसका जन्म मानबाई से हुआ था। आमेर के राजा भगवंत दास की ये पुत्री थी, या भगवान दास की ये पुत्री थी, मान सिंह की बहन थी। और इन्हें जो खिताब जहांगीर द्वारा दिया गया, शाह बेगम का खिताब जहांगीर द्वारा इन्हें दिया गया था। शाह बेगम का खिताब इन्हें दिया गया था। भानुमति से खुर्रम का जन्म हुआ, और खुर्रम का जन्म भानुमति से हुआ। भानुमति को ही जगत गोसाई या जोधाबाई भी कहा जाता है। और इन्हें जो उपाधि जहांगीर द्वारा दी गई थी वो थी मलिकाए जहां की उपाधि। तो मलिकाए जहां की उपाधि भानुमति को जहांगीर द्वारा दी गई थी। साहिबे जमाल से परवेज का जन्म हुआ था। नूरजहां से जहांगीर का कोई संतान नहीं हुआ। इन्हें जो उपाधि दी गई थी, पहले नूर महल उपाधि दी गई, इसके बाद नूरजहां इन्हें उपाधि दी गई, और बाद में इन्हें बादशाह बेगम की उपाधि मिली। इनसे जहांगीर का कोई संतान नहीं थी। हालांकि इनकी एक संतान थी जो इनके पहले पति अली कुली से थी, एक लड़की जिसका नाम लाडली बेगम था, जिसका विवाह जहांगीर के पुत्र शहरयार से किया गया। तो जहांगीर के जो चौथे पुत्र हैं शहरयार, माना जाता है कि ये रखैल से पैदा हुए थे, रखैल से उत्पन्न हुए थे। ठीक, तो ये तो जहांगीर का एक सामान्य सा जीवन परिचय हुआ। अब जहांगीर के काल में बादशाह बनने के बाद जो पहला सैन्य अभियान किया गया वो मेवाड़ के विरुद्ध किया गया। तो जहांगीर के जो प्रमुख सैन्य अभियान है, सैन्य अभियान, पहला सैन्य अभियान बादशाह काल में, बादशाह काल का पहला सैन्य अभियान मेवाड़ के विरुद्ध हुआ। मेवाड़ के विरुद्ध 1605-6 में, और इसका नेतृत्व परवेज को सौंपा गया था। परवेज के साथ सागर को लगाया गया था, जो कि महाराणा प्रताप के भाई थे, मुगलों से मिले हुए थे। इन्हें जहांगीर ने मेवाड़ का राणा घोषित करके परवेज के साथ इन्हें भेजा। तो पहला अभियान 1605-6 में। इस अभियान के दौरान इस समय मेवाड़ के शासक राणा अमर सिंह थे और उनके पुत्र युवराज करण सिंह थे। इनका जो पहला देवार का युद्ध हुआ था, जो कि यह युद्ध अनिर्णित रहा था, तो देवार का युद्ध। इसके बाद अब्दुल्ला खां को भेजा गया। दूसरा अभियान 1611 में अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में हुआ। अब्दुल्ला खां और युवराज करण के बीच रानपुर का युद्ध हुआ। रानपुर का युद्ध, जिसमें युवराज करण सिंह ने अब्दुल्ला खां को पराजित किया। अब्दुल्ला खां को पराजित किया था। अंततः 1614 में जहांगीर ने खुर्रम को अब्दुर्रहीम खान के साथ, अजीज कोका के साथ खुर्रम को भेजा। अजीज कोका के साथ खुर्रम को मेवाड़ के विरुद्ध भेजा गया, और जहांगीर स्वयं भी अजमेर तक गया। अजमेर में अपना पड़ाव डाला। स्वयं
अजमेर में अपना पड़ाव डाला। खुर्रम ने राणा के सभी रशद आदि के रास्तों को काट दिया और राणा को एक तरह से संधि करने के लिए बाध्य किया। जहांगीर के समय की सबसे बड़ी जो सैन्य उपलब्धि मानी जाती है वो यही मानी जाती है 1615 में मेवाड़ के साथ जो संधि हुई। तो इस संधि खुर्रम के नेतृत्व में अभियान हुआ और 1615 में मेवाड़ के साथ संधि हुई। युवराज करण सिंह और राजपूत सरदारों के सलाह के पश्चात राणा अमर सिंह ने मुगलों से 1615 में संधि कर ली। अब इस संधि की जो शर्तें निर्धारित की गई थी जहांगीर द्वारा वो बहुत ही उदार निर्धारित की गई। इस संधि की जो शर्तें निर्धारित की गई जहांगीर द्वारा वो बहुत ही उदार निर्धारित की गई थी। इसमें कहा गया कि राणा से वैवाहिक संबंध के लिए उन पर दबाव नहीं डाला जाएगा, उनकी मर्जी होगी तो मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध करेंगे, नहीं इच्छा होगी नहीं करेंगे। दूसरी बात, राणा अमर सिंह को दरबार में उपस्थित होने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। राणा जो युवराज करण सिंह थे उन्हें 5000 का मनसब दिया गया और जहांगीर ने उन्हें अपने दाहिनी ओर उन्हें बैठने का, दरबार में बैठने का स्थान दिया और नूरजहां और जहांगीर द्वारा उन्हें उपहार दिए गए। तो एक तरह से बहुत ही उदारता के साथ ये संधि की गई थी और राणा अमर सिंह और युवराज करण सिंह की संगमरमर की मूर्तियां जहांगीर ने आगरा के उद्यान में लगवाया था। जैसा कि अकबर चित्तौड़ विजय के पश्चात 1568 में चित्तौड़ विजय के पश्चात जयमल और फत्ता के संगमरमर की मूर्तियां आगरा किले के द्वार पे लगवाया था, वैसे ही इन्होंने जहांगीर ने राणा अमर सिंह और युवराज करण सिंह की संगमरमर की मूर्तियां आगरा के उद्यान में लगवाया। तो इस तरह से जहांगीर के काल की सबसे महत्वपूर्ण जो सैन्य उपलब्धि है वो है मेवाड़ के साथ संधि। मेवाड़ के साथ संधि करने के लिए अकबर निरंतर प्रयास करता रहा, लेकिन यह उपलब्धि उसे नहीं प्राप्त हो सकी। यह उपलब्धि जहांगीर को ही 1615 में मिली, जिसका नेतृत्व खुर्रम ने किया था। इससे प्रसन्न होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाह की उपाधि दी थी। तो इसी संधि से प्रसन्न होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाह की उपाधि दी थी। दूसरा अभियान अहमदनगर के विरुद्ध दक्षिण का अभियान। अहमदनगर का जो अभियान है इसके पहले कुछ छोटी छोटी विजय की गई थी, जिसमें उड़ीसा में खुर्द छत्र 1611 में उस पर अधिकार किया गया। कूच बिहार और कामरूप पर 1613 में अधिकार किया गया। 1615 में बिहार के खोखर प्रदेश पर अधिकार किया गया और इसी क्रम में 1620 में कांगड़ा पर विक्रमजीत बघेल के नेतृत्व में अधिकार किया गया और इसी कांगड़ा अधिकार के समय ही चंबा पर भी जहांगीर का अधिकार हो गया था। तो अहमदनगर के विरुद्ध जो अभियान किया गया, अहमदनगर का इस समय प्रधानमंत्री मलिक अंबर था, जो कि बहुत ही योग्य प्रधानमंत्री माना जाता था। मलिक अंबर अहमदनगर का प्रधानमंत्री था, बहुत ही योग्य प्रधानमंत्री था। उसने अहमदनगर की आर्थिक स्थिति और सैन्य स्थिति दोनों को सुदृढ़ किया था और फिर अकबर के समय में जो अहमदनगर के क्षेत्र जीते गए थे उन सभी क्षेत्रों को वह पुनः जीत लिया था। तो सबसे पहला अभियान अहमदनगर के विरुद्ध जहांगीर के काल में 1608 में अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में किया गया। अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में किया गया। इन्होंने मलिक अंबर को पराजित कर दिया, लेकिन इन पर घूस लेने का आरोप लगा। इसी समय इन पर घूस लेने का आरोप लगा और इन्हें वापस बुला लिया गया। इन्हें जब वापस बुला लिया गया तब 1611 में खान जहां लोधी और मान सिंह के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई। 1611 में खान जहां लोधी और
मान सिंह के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई, दो तरफ से सेनाएं भेजी गई। इस सेना को खानदेश और बरार से होकर दौलताबाद जाना था। खानदेश और बरार से होकर इसे दौलताबाद जाना था। और अब्दुल्ला खान जो कि गुजरात का उस समय सूबेदार था, इसको कहा गया कि गुजरात की ओर से ये दौलताबाद पहुंचे। दोनों सेनाओं को दौलताबाद में मिलना था, दोनों सेनाओं को दौलताबाद में मिलना था। लेकिन अब्दुल्ला खान ने थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी, यह पूरा श्रेय स्वयं लेना चाहता था, ये जल्दी पहुंच गया, इसलिए पूरी योजना असफल हो गई। तब 1600 इसी भी 1615 में फिर जो है परवेज के नेतृत्व में मलिक अंबर को रोशन गांव के युद्ध में हराया गया। इस समय परवेज और खान खाना दोनों लोग थे। तो 1615 में रोशन गांव के युद्ध में पुनः मलिक अंबर को हराया गया। रोशन गांव का युद्ध 1615, इसमें परवेज थे और खान खाना के नेतृत्व में मुगल सेना ने अंबर को हराया, मलिक अंबर को हराया। लेकिन इस जीत का लाभ मुगल सेना नहीं उठा पाई, क्योंकि इन दोनों में मतभेद उत्पन्न हो गए। तब अंततः 1616 में जहांगीर ने खुर्रम को शाह की उपाधि देकर दक्षिण भेजा और स्वयं भी मांडू तक आया। जहांगीर स्वयं भी मांडू तक आया। शाह की उपाधि देकर खुर्रम को दक्षिण भेजा गया और जहांगीर स्वयं भी मलिक अंबर पर दबाव बनाने के लिए मांडू तक आया। मांडू में अपना पड़ाव स्थापित किया। अंततः बीजापुर के अली आदिल शाह, बीजापुर का जो शासक अली आदिल शाह था, उसकी मध्यस्थता में अहमदनगर से मुगलों की एक संधि हो गई 1617 में। तो ये भी एक महत्वपूर्ण संधि मानी जाती है। हालांकि इसका कोई बहुत व्यवहारिक लाभ नहीं मिल पाया। 1617 में बीजापुर के अली आदिल शाह जो शासक थे, अली आदिल शाह की मध्यस्थता में ये संधि हुई 1617 की संधि, जिसमें बालाघाट और अहमदनगर का किला मुगलों को मलिक अंबर ने सौंप दिया। और उसने अली आदिल शाह ने खुर्रम को कुछ उपहार दिए थे। जहांगीर ने इसे फरजंद की उपाधि दी थी। तो 1617 में यह संधि हुई। इस संधि के पश्चात जहांगीर खुर्रम से खुश होकर उसे शाहजहां की उपाधि दिया। हालांकि इस संधि के पश्चात इस संधि को बहुत समय तक मलिक अंबर ने नहीं माना। फिर मुगलों के चले जाने के पश्चात उसने जो क्षेत्र मुगलों को सौंपा था उस पर धीरे धीरे अधिकार करना शुरू किया, यहाँ तक कि अहमदनगर के किले पर भी 1620 में उसने अधिकार कर लिया। फिर जहांगीर ने खुर्रम को दक्षिण भेजा 1620 में, और फिर 1621 में अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा के साथ खुर्रम ने संधि की, जिसमें अहमदनगर को कुछ नए क्षेत्र देने पड़े, उसे नगद धन देना पड़ा, 18 लाख रुपया देना पड़ा। वैसे ही बीजापुर को 12 लाख रुपया देना पड़ा, गोलकुंडा को 20 लाख रुपया उस संधि के तहत देना पड़ा। उसके बाद फिर 1621 के बाद दरबार का माहौल कुछ दूसरे तरह का हो गया और खुर्रम ने स्वयं 1623 में विद्रोह कर दिया। तो फिर दक्षिण पर जहांगीर के काल में ध्यान नहीं दिया जा सका। ठीक, तो ये प्रमुख सैन्य अभियान जहांगीर के समय के थे। अब जहांगीर के समय में कुछ विदेशी यात्री भारत आए थे, जिसमें कुछ के नाम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जिसमें सबसे पहले जो नाम लिया जाता है वो हाकिंस का लिया जाता है, विलियम फिच का लिया जाता है। तो विलियम हाकिंस विदेशी यात्री जो जहांगीर के समय में आए थे
1608 में आया था विलियम हॉकिंस। इसी के साथ विलियम फिच भी आया था, विलियम फिच भी आया था। एक नाम और फिच के नाम से है, राल्फ फिच। राल्फ फिच 1588-91 के बीच आया था अकबर के समय, लेकिन विलियम फिच जहांगीर के समय आया था। 1608 में हॉकिंस और विलियम फिच साथ ही आए थे। हॉकिंस तुर्की भी जानता था, फारसी भी जानता था। यह ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम का अकबर के नाम पत्र लेकर आया था। हालांकि उस समय तक अकबर का निधन हो चुका था। इसने तुर्की भाषा में अपना परिचय जहांगीर को दिया। जहांगीर इससे बहुत प्रसन्न हुआ और इसने 25,000 सिक्के भी जहांगीर को एक तरह से उपहार के रूप में इसने भेंट किया था। जहांगीर ने इसका विवाह एक अर्मेनियाई लड़की से करा दिया। इसे 400 का मनसब भी प्रदान किया था और इसे इंग्लिश खां की उपाधि जहांगीर द्वारा दी गई थी। जो विलियम फिच है, अनारकली का जो उल्लेख होता है जहांगीर और अकबर के संदर्भ में, इस कहानी का उल्लेख सबसे पहले विलियम फिच द्वारा ही किया गया था। तो अनारकली के यह लाहौर गया था और वहाँ अनारकली का मकबरा देखा था, ऐसा इसने कहा। तो अनारकली का उल्लेख विलियम फिच द्वारा ही किया गया था। दूसरे जो यात्री हैं थॉमस रो, और इनके साथ इनका एक पादरी भी था, एडवर्ड टेरी। एडवर्ड टेरी ये भी जहांगीर के समय 1615 में जहांगीर के समय थॉमस रो आए, 1618 तक रहे। थॉमस रो ने जहांगीर को एक बग्घी तलवार भेंट की थी, साथ में 6 चित्र भेंट किए थे। यह जानता था कि जहांगीर चित्रकला का बहुत ही प्रेमी आदमी है, तो यह जहांगीर को प्रसन्न करने के लिए कुछ चित्र भी लाया था और वो 6 चित्र भी इसने जहांगीर को भेंट किया। यह पहली बार जहांगीर से अजमेर के दरबार में मिला था और जहांगीर के साथ इसने मांडू की यात्रा भी की थी। मांडू में सबसे पहले टेरी जहांगीर से मिला और टेरी ने ही बताया कि जहांगीर जो है वो मुगल बादशाह गंगा जल का सेवन करते हैं, और इसी ने बताया कि जहांगीर अपनी माँ का बहुत सम्मान करता था। जब वो पालकी पर बैठती थी तो पालकी को कंधा देता था। एडवर्ड टेरी ने ही कहा है कि जहांगीर अपनी माँ का बहुत सम्मान करता था। जहांगीर के समय ही एक डच यात्री फ्रांसिस्को पेलशर्ट आया था। फ्रांसिस्को पेलशर्ट यह डच यात्री था। यह जहांगीर के समय ही आया था और इसने भी, हालांकि थॉमस रो ने एक बात और कही थी, नूरजहां की चौकड़ी की बात, जिसके नूरजहां पे हम लोगों ने एक अलग से वीडियो बनाया है। उसमें हम लोगों ने ये देखा है कि किस तरह से नूरजहां के समय एक गुट बना था, तो उस गुट का सबसे पहले उल्लेख थॉमस रो द्वारा ही किया गया था। और फ्रांसिस्को पेलशर्ट भी कहता है कि जहांगीर नाम का बादशाह है, जो वास्तविक शक्तियां हैं वो आशफ खां और नूरजहां के पास है। तो इसका उल्लेख पेलशर्ट ने भी किया है। अन्य जो प्रमुख यात्री हैं जहांगीर के समय जो आए, उसमें डाल्टन, हालांकि वो दरबार तक नहीं पहुंच पाया क्योंकि गुजरात का जो सूबेदार था मुकर्रब खां, वो उसे दरबार तक नहीं पहुंचने दिया था। थॉमस कोयर्त भी जहांगीर के समय आया था और इसने थॉमस कोयर्त भारत किस लिए आया था? भारत वो आया था हाथी की सवारी करने के लिए। इसका शौक था हाथी की सवारी करना, तो भारत इसलिए वो आया था। थॉमस कोयर्त यह भारत आया था हाथी की सवारी करने के लिए। हाथी की सवारी करने के लिए थॉमस कोयर्त भारत आया। जैसा कि उसने बताया, यह अजमेर गया और अजमेर में इसने फारसी में जहांगीर को संबोधित किया था। लाहौर में इसने बहुपति प्रथा का उल्लेख किया है। इसने लाहौर में बहुपति प्रथा का उल्लेख किया है। बहुपति प्रथा का उल्लेख किया था। लाहौर में इसने बहुपति प्रथा का उल्लेख किया है।
विथिंगटन, विथिंगटन नामक यात्री भी जहांगीर के समय ही आया था, विथिंगटन। और इसने सती प्रथा का उल्लेख किया है। सती प्रथा का उल्लेख यह इस तरह से करता है, सती प्रथा की प्रशंसा करता है। सती प्रथा की प्रशंसा नहीं करता, बल्कि जो महिलाएं सती होती थी उनके साहस की प्रशंसा करता है। वो कहता है कि कितने कष्ट के बावजूद भी वो चिता पे बैठती थी, इसलिए बरबस उनकी प्रशंसा करनी पड़ती थी। तो इसलिए सती प्रथा की सती होने वाली महिलाओं की सती होने वाली महिलाओं की प्रशंसा करता है, होने वाली महिलाओं की प्रशंसा करता है। ठीक। अब जहांगीर से संबंधित कुछ अन्य तथ्य। जहांगीर का जब राज्याभिषेक हुआ तो राज्याभिषेक के पश्चात उसने आईने जहांगीरी नामक 12 अध्यादेश जारी किया था। आईने जहांगीरी, आइन ए जहांगीरी नामक 12 अध्यादेश। इसमें क्या थे? 12 अध्यादेश थे, 12 अध्यादेश थे। और ये 12 अध्यादेशों का हम लोग क्रम से वर्णन पहले कर चुके हैं एक वीडियो में। ये आईने जहांगीरी की बात हम लोग पहले कर चुके हैं, तो उसको फिर रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है, उसको आप देख लीजिएगा। जिसमें वह विभिन्न प्रकार के करों को हटाता है, व्यापारियों की सुरक्षा की बात करता है, जो सुनसान सड़कें हैं उस पर सराय बनवाने की बात करता है। तो ये सारे आदेश इसी आईने जहांगीरी के तहत दिए गए थे। इसने एक न्याय के संदर्भ में, न्याय का दिन जहांगीर द्वारा मंगलवार को निर्धारित किया गया था। मंगलवार के दिन जहांगीर न्याय करता था और अकबर गुरुवार के दिन न्याय करता था। अकबर गुरुवार के दिन न्याय करता था। और शाहजहां तथा औरंगजेब दरबार में बैठकर बुधवार को न्याय करते थे। ठीक। तो मंगलवार को जहांगीर न्याय करता था, दरबार में बैठकर विभिन्न मामलों की सुनवाई करता था। इसने न्याय के लिए यमुना तट से आगरा के किला के शाहबुर्ज तक एक जंजीर, जिसे जंजीर अदली बोला गया है, तो एक जंजीर इसने लगवाई थी। तो न्याय की जंजीर इसके द्वारा लगाई गई थी। कहाँ से कहाँ तक? यमुना तट से शाहबुर्ज, आगरा के किला के शाहबुर्ज तक। यह 30 गज की जंजीर थी। इसमें 60 घंटियां बंधी हुई थी। जिसको भी न्याय चाहिए, जिस भी जनता को, जिस भी प्रजा को न्याय चाहिए, इस घंटी को बजा देगा तो बादशाह तक यह बात पहुंच जाएगी और फिर उसका न्याय किया जाएगा। ऐसी व्यवस्था जहांगीर द्वारा की गई थी। सैन्य व्यवस्था में 2 अस्पा सिंह या सिंह अस्पा नामक पद की शुरुआत जहांगीर द्वारा की गई थी। 2 अस्पा सिंह, या इसे ही सिंह अस्पा से अस्पा भी बोला जाता है। इसकी शुरुआत जहांगीर द्वारा सबसे पहले की गई थी 1615 में। इसमें एक घुड़सवार पर 3 घोड़े होते हैं। 3 घोड़ा एक घुड़सवार को रखना होता है। जैसे सैनिक जो थे, एक अस्पा सैनिक, जिसपे एक घुड़सवार पर 1 घोड़ा होता था, 2 अस्पा, एक घुड़सवार पर 2 घोड़ा होता था। इसमें 6 अस्पा में एक घुड़सवार पर 3 घोड़ा होता था। और इस तरह का पद सबसे पहले महावत खां को दिया गया था। महावत खां को यह पद सबसे पहले दिया गया था। तो 6 अस्पा की शुरुआत जहांगीर द्वारा की गई। जागीरों में अलतमगा जागीर, अलतमगा नामक जागीर की शुरुआत
जहांगीर द्वारा की गई थी। वतन जागीर और अल्तमगा जागीर ऐसी जागीरें थी जो हस्तांतरित नहीं होती थी, वंशानुगत हुआ करती थी। एक बार जिसको दी गई वो वंश परंपरा से उसके वंश में चलती थी। तो वतन जागीर तो मुख्यतः राजपूत राजाओं को दिया जाता था। अल्तमगा जागीर जहांगीर द्वारा जो राज दरबार के निकट संबंधी थे, जहांगीर के जो निकट संबंधी थे, उनको दिया गया। तो यह जागीर भी वंशानुगत हुआ करती थी। हालांकि कम लोगों को दी जाती थी, लेकिन इसकी शुरुआत जहांगीर द्वारा ही की गई थी। जहांगीर के समय के कुछ महत्वपूर्ण सिक्के जो हैं, जहांगीर ने निशार नामक सिक्का, चांदी का निशार नामक सिक्का चलवाया था। निशार नामक चांदी का सिक्का, चांदी का। कुछ सोने के सिक्के इसके द्वारा चलवाए गए। नूर अशफा, नूर महली, नूर सुल्तानी, खैर काबुल, शामल, इस तरह के जो सिक्के थे ये जहांगीर द्वारा शुरू किए गए थे। नूर अशफा, नूर सुल्तानी, नूर महली, खैर काबिल, खैर उल काबुल, शामल नामक सिक्के जहांगीर द्वारा चलवाए गए थे। खैर उल काबुल, शामल, ये सब जो सिक्के थे ये जहांगीर द्वारा ही चलवाए गए थे। जहांगीर ने संगीतज्ञों को भी मनसब प्रदान किया था और सबसे पहले मुगल सेना में मराठों को शामिल करने वाला कोई बादशाह था तो वो जहांगीर था। मराठों को सबसे पहले मुगल सेना में अगर किसी ने शामिल किया तो वो जहांगीर के समय में मराठों को मुगल सेना में स्थान दिया गया। चित्रकला का जहांगीर बहुत ही प्रेमी था, स्वयं भी चित्रकला का अच्छा जानकार था। वो स्वयं अपने आत्मकथा तुझ के जहांगीर में दावा करता है कि मैं एक चित्र को देखकर बता दूंगा कि इस चित्र की आंखें किसने बनाई हैं, इस चित्र में होठ किसने बनाया है, आंखें किसने बनाई हैं। मतलब इतना पारखी था चित्रकला का। इसके दरबार के जो महत्वपूर्ण चित्रकार थे उसमें अबुल हसन था, मंसूर था, बिशनदास था। मंसूर जो है वो प्राकृतिक चित्र करता, प्राकृतिक चित्र के लिए विख्यात था, जिसमें वो पशु पंक्षियों के चित्र बनाता था। कई पशु पंक्षियों के जो चित्र बनाए गए हैं वो मंसूर द्वारा ही बनाए गए हैं। मंसूर को जहांगीर ने नादिर उल असर की उपाधि दी थी। अबुल हसन जो कि व्यक्ति चित्र बनाने का महारथी था और जहांगीर की जो आत्मकथा तुझ के जहांगीरी है उसके मुख्य पृष्ठ पर सिंहासन रूढ़ जहांगीर का जो चित्र है वो अबुल हसन द्वारा ही बनाया गया था। और अबुल हसन जहांगीर द्वारा जहांगीर के सानिध्य में चित्रकला की शिक्षा प्राप्त किया था। उसे जहांगीर ने नादिरुल जमा की उपाधि दी थी और बिशन दास को जहांगीर ने कंधार के शासक शाह अब्बास प्रथम का चित्र बनाने के लिए भेजा था। सैन्य अभियानों में हम लोगों ने कंधार की चर्चा नहीं की, तो कंधार के संदर्भ में ये देख लिया जाए कि कंधार अकबर के समय 1594 में मुगलों को मिला। यानी कंधार पर मुगल अधिकार किए, किसी आक्रमण के तहत नहीं बल्कि वो अनायास मुगलों को मिल गया। 1594 में मुगलों को कंधार मिला। इसको जो मध्य एशिया या कंधार नृत्य की बात हम लोग अलग से करेंगे मुगलों के संदर्भ में। यहाँ जहांगीर की चर्चा हो रही है तो उससे संबंधित जो तथ्य हैं उसकी बात हम लोग कर लें। तो 1594 में कंधार पर मुगलों का अधिकार हो गया। उससे लेकर 1622 तक मुगलों का कंधार पर अधिकार बना रहा। कंधार पे दोनों अधिकार करना चाहते हैं, मुगल भी अधिकार करना चाहता है और फारस भी उस पर अधिकार करना चाहता है। जो फारस के सफी शासक हैं उनकी भी नज़र कंधार पे लगी हुई है, क्योंकि बहुत ही सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण यह किला था। 1606 में जब खुसरो का विद्रोह हुआ तो इसका लाभ उठाने का प्रयास कंधार द्वारा फारस द्वारा किया गया। कंधार पे आक्रमण किया गया, लेकिन शाहबेग ने उस आक्रमण को विफल कर दिया। तब शाह अब्बास जो वहाँ का शासक था उसने जहांगीर को एक पत्र लिखा कि दरअसल ये हमारे अधिकारियों की नादानी थी,
उन लोगों ने आक्रमण कर दिया, इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। यानी वह जहांगीर को यह आश्वस्त करना चाहता था कि मैं कंधार जीतना नहीं चाहता। उसके बाद भी उसने कई दूतों का आदान प्रदान दोनों दरबारों में हुआ। 1611 में उसने दूत भेजे, 1615 में उसने दूत भेजे, और जहांगीर ने भी फारस के दरबार में खाने आलम को दूत बनाकर भेजा था। दोनों दरबारों में पत्र व्यवहार भी होते थे, लेकिन दोनों कंधार पर अधिकार करने की फिराक में लगे रहते थे। अंततः 1621 में जब दरबार में कुछ माहौल अच्छा नहीं था जहांगीर के दरबार में, तब उसका लाभ उठाने का प्रयास फिर फारस द्वारा किया गया और 1621 में कंधार का घेरा उसने डाल दिया। अंततः 1622 में उसने जीत लिया, क्योंकि जहांगीर ने खुर्रम को कंधार जाने को कहा था। खुर्रम नहीं गया, खुर्रम ने उसके बाद विद्रोह कर दिया, तो अंततः शहरयार को भेजा गया था 12,000 का मनसब देकर, लेकिन शहरयार किले को नहीं बचा पाया। तो 1622 में कंधार पर फारस का अधिकार हो गया। तो उसी दरबार में विषम दास को जहांगीर ने भेजा था शाह अब्बास का व्यक्ति चित्र बनाने के लिए। जहांगीर के समय कुछ निर्माण कार्य भी हुए। निर्माण कार्यों में एक तो आगरा में मकबरा बना, एक तो मकबरों में मीनार बनाने का कार्य जहांगीर के काल में ही हुआ। सबसे पहले मकबरों में मीनार बनाने का कार्य जहांगीर के समय शुरू हुआ। इसी समय आगरा में इत्मादुद्दौला का मकबरा नूरजहां द्वारा बनवाया गया था। इत्मादुद्दौला जो कि नूरजहां के पिता थे, इत्मादुद्दौला का मकबरा जो कि आगरा में बना है, मकबरा आगरा में बना था। इस मकबरे में संगमरमर से बना हुआ मकबरा है, और इस मकबरे में पहली बार पितृदुरा तकनीक का प्रयोग किया गया। मुगल काल में जो आगे चलकर जो अपनी परिपक्व अवस्था शाहजहां के काल में प्राप्त किया, वह यहाँ इसी मकबरे में उसकी शुरुआत हुई। तो पितृदुरा की शुरुआत इसी मकबरे से हुई। इसका निर्माण नूरजहां द्वारा करवाया गया था। नूरजहां द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। जो जहांगीर का मकबरा है शाहदरा में है। 1627 में जहांगीर का निधन हो गया। शाहदरा में लाहौर के निकट रावी नदी तट पर शाहदरा में उसका मकबरा बना। इस मकबरे का भी निर्माण नूरजहां द्वारा ही करवाया गया था। और वहीं पर लाहौर में एक मस्जिद का निर्माण नूरजहां द्वारा करवाया गया था। लाहौर की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां के काल में करवाया गया था। अकबर के मकबरे का निर्माण कार्य अकबर ने शुरू कराया था। सिकंदरा में जो अकबर का मकबरा है उसका निर्माण कार्य तो अकबर के समय ही शुरू हुआ था, लेकिन उसे पूर्ण किया गया जहांगीर के काल में। तो ये कुछ प्रमुख निर्माण कार्य थे जहांगीर के काल के। जहांगीर की जो अन्य उपलब्धियां हैं, अन्य उपलब्धियों में उसकी जो धार्मिक उदारता की जो नीति है, अकबर के समय की जो धार्मिक उदारता शुरू की गई थी, एक तरह से जहांगीर ने उसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं किया। वह राखी बंधवाता था। 1612 में उसने सबसे पहली बार राखी बंधवाया। वह शिवरात्रि के दिन योगियों से मिलता था, उनके सानिध्य में रहता था। दीपावली के समय वह जुआ खेलता था। हालांकि जुआ, शराब, इन सब चीज़ों पर उसने प्रतिबंध लगाया था, लेकिन दीपावली के दिन 3 दिन तक वह जुआ खेलता था। साथ में दशहरा भी मनाता था। उस दिन अपनी सेना का निरीक्षण भी करता था। वह जो एक वेदांती थे जदरूप गोसाई, जो कि उज्जैन में थे, तो उज्जैन में उनसे मिलने जहांगीर कई बार गया। वहां से वो जब मथुरा चले गए तो मथुरा भी जहांगीर उनसे मिलने 2 बार गया था। फिर उसने चैतन्य संप्रदाय के अनुयायियों को कई बार दान दिया। ऐसे ही अजमेर और हरिद्वार में उसने ब्राह्मणों को मदद मास की जागीर दी थी। लेकिन जैनियों से
थोड़ा सा कुछ समय के लिए वो खफा रहा। हालांकि श्रीचंद को उसने उपाधि भी दी थी जो जैन मुनि थे, लेकिन जैनियों से जब गुजरात हो गया था तो दरअसल खुसरो का जब विद्रोह हुआ था तो मानसिंह नामक एक जैनी मार्गदर्शक ने यह भविष्यवाणी की थी कि जहांगीर का शासनकाल बहुत अल्पकाल का है और वह बीकानेर के राजा राय सिंह के संरक्षण में था। तो जहांगीर उस समय उसे कोई दंडित नहीं कर पाया, लेकिन जब वो गुजरात गया तो जैनियों पर उसने कुछ प्रतिबंध लगा दिए, उन्हें वहां से निष्कासित कर दिया। बाद में उन आदेशों को वापस ले लिया गया। सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास जहांगीर द्वारा किया गया। बालिकाओं के वध पर प्रतिबंध लगाने का कार्य भी जहांगीर द्वारा किया गया था। और शेख सरहिंदी को जहांगीर ने कुछ समय के लिए कैद में रखा था, बाद में उन्हें मुक्त कर दिया गया। उन्हें कुछ उपहार भी बाद में जहांगीर द्वारा प्रदान किए गए, लेकिन कुछ समय तक उन्हें कैद में रखा गया था। तो ये जहांगीर की जो धार्मिक नीति है, हालांकि हम लोग मुगलों की धार्मिक नीति को डिटेल में करेंगे, सभी बादशाहों का अलग अलग से करेंगे, लेकिन चूंकि जहांगीर की बात हो रही है तो उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसको हम लोग एक वीडियो में देख लें, इसीलिए